दोस्त, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इंसान होकर भी फूल में क्यों कैद हो? सुनेंगे बंदर भाई, अगर सुनेंगे तो बताती हूँ। इधर दुष्ट मंत्री सेनापति को देखकर बोलता है। सुनने में आया है कि जंगल में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जाओ, राज्य के आसपास के सारे जंगलों में छापा मारो। पता लगाओ कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। जैसा आदेश महाराज। मंत्री के आदेश पर सेनापति अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल के आसपास खोज करने लगा। खोजते खोजते जंगल के आखिरी छोर पर उसने एक युवक को देखा जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा था। जाओ, इस पर हमला करो। सैनिकों ने उस युवक पर हमला कर दिया। लेकिन वो उसे हरा नहीं पाए। ये सब देखकर सेनापति मन ही मन बोलता है। नहीं, नहीं, इस युवक से मैं नहीं जीत सकता। बेहतर है जान बचाकर भाग जाऊं। ये कहकर सेनापति जान बचाकर वहां से भाग गया। और राजकुमार आगे बढ़ता रहा। दोस्त, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इंसान होकर भी फूल में क्यों कैद हो? सुनेंगे बंदर भाई, अगर सुनेंगे तो बताती हूँ। बंदर भाई को फूल राजकुमारी अपनी कहानी सुनाते सुनाते रोने लगी। राजकुमार मर गया तो क्या हुआ? राजकुमारी तो जिंदा है। अरे कोई है? रानी के हाथ से राजकुमारी को छीन लो और उसे जमीन में गाड़ दो। रो मत दोस्त, रो मत। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, तपोवन जंगल के बीच में एक साधु बाबा रहते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है। उनके लिए कुछ भी अनजान नहीं है। मैं उनसे जाकर पता करूंगा कि तुम्हें फूल से इंसान कैसे बनाया जा सकता है। उधर राजकुमार राजमहल की ओर चलता रहा। चलते चलते वो बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वो बोलता है। पता नहीं राजमहल और कितना दूर है। मुझे और कितना चलना होगा अपनी माँ से मिलने के लिए। ये कहते कहते राजकुमार की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। ठीक तभी ये सब देखकर फूल राजकुमारी बोलती है। तुम कौन हो? तुम रो क्यों रहे हो? तभी राजकुमार को एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुनकर डर जाता है और आसपास जाकर खोजने लगता है कि इस घने जंगल में कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं हूँ, सामने देखो, मैं फूल राजकुमारी हूँ। राजकुमार फूल राजकुमारी के पास आता है और हैरान होकर बोलता है। तुम तो फूल हो, बात कैसे कर सकती हो? मैं फूल हूँ, लेकिन मैं इंसान के घर पैदा हुई थी, इसीलिए फूल होकर भी बोल सकती हूँ। लेकिन छोड़ो ये बात, पहले बताओ तुम रो क्यों रहे थे? क्या हुआ है? मैं अपनी माँ के लिए रो रहा हूँ। क्यों?
तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शैतान मंत्री ने मेरे पिता को मारकर हमारा राज्य छीन लिया। मेरी माँ को 18 साल से अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा है। पता नहीं मेरी माँ अब कैसी होगी। फूल राजकुमारी राजकुमार की बात सुनकर वो राजकुमार को जान गई। क्या तुम प्रतापगढ़ राज्य की बात कर रहे हो? हाँ फूल राजकुमारी, मैं प्रतापगढ़ राज्य की ही बात कर रहा हूँ। मेरे पिता प्रतापगढ़ के राजा थे। उस शैतान मंत्री ने मेरे पिता को मारकर अब सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। फूल राजकुमारी राजकुमार की बात सुनकर रोते हुए कहती है, भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या कह रही हो फूल राजकुमारी? तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? तुम तो फूल हो, और मेरी बहन को तो उस शैतान मंत्री ने कब का मारकर जमीन में गाड़ दिया था। भैया मैं वही तुम्हारी बहन हूँ। मंत्री की पत्नी ने मुझे यहाँ जिंदा गाड़ दिया था। भगवान की कृपा से मैं फूल बनकर बच गई। फूल राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। तभी वो बोलता है, तू जिंदा है बहन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझे इस तरह पाऊंगा, लेकिन तुझे फूल से इंसान कैसे बनाऊं ये मुझे नहीं पता। भैया इसका तरीका है, लेकिन पहले तुम माँ को छुड़ाओ भैया। लेकिन बहन, तुझे यहाँ अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तुम चिंता मत करो भैया, पहले माँ को लेकर आओ। भगवान चाहेंगे तो मैं भी इंसान बन जाऊंगी। राजकुमार और राजकुमारी देर तक बात करते रहे। आखिर राजकुमार ने पहले माँ को छोड़ने का फैसला किया। तभी फूल राजकुमारी राजकुमार से बोलती है, भैया माँ को लेकर आना, मैं यही इंतजार करूंगी। मैं जरूर लेकर आऊंगा बहन। अभी पता नहीं राजमहल तक पहुंचने में कितना रास्ता बाकी है। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी बोलती है, चिंता मत करो भैया, यहाँ से महल ज्यादा दूर नहीं। मैं किसी को भेजती हूँ जो तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाएगा। ये कहकर फूल राजकुमारी ने बंदर को बुलाया। तभी बंदर कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया फूल राजकुमारी? फूल राजकुमारी ने बंदर का प्रश्न सुना और अपने भाई को देखकर बोली, मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे भैया हैं। मेरे भैया प्रतापगढ़ के राजकुमार हैं। तो मुझे क्या करना होगा फूल राजकुमारी? मेरे भैया को प्रतापगढ़ पहुंचा दो। कृपया करके मना मत करना बंदर भैया। फूल राजकुमारी बंदर से अनुरोध करती है। बंदर राजकुमार का मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अरे क्यों नहीं, एक दिन इसने मेरी जान बचाई थी, अब मैं मदद ना करूं ये कैसे हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भैया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर फूल राजकुमारी और राजकुमार ने विदा ली और बंदर के साथ प्रतापगढ़ की ओर चल पड़े। कुछ देर तक वो चलते चलते आखिरकार वो प्रतापगढ़ पहुंच गए। तभी बंदर बोलता है, राजकुमार, हम प्रतापगढ़ आ गए हैं। यहाँ से महल की सीमा शुरू होती है, इसी रास्ते से अंदर जाना। बंदर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है अब तुम अंदर जाओ। ठीक है बंदर भाई। राजकुमार महल में प्रवेश हो गए। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए कालकोठरी की ओर बढ़ने लगा। तभी एक सैनिक राजकुमार को देख लेता है और बोलता है, अरे तू कौन है? इस तरह राजमहल में क्यों घुस आया? तू कौन से राज्य का जासूस है? सच सच बता, नहीं तो अभी तेरी जान ले लेंगे। ये कहते ही पहरेदार राजकुमार को मारने लगा। तभी राजकुमार मन ही मन बोलता है, मुझे यहाँ से किसी तरह बचकर निकलना होगा, नहीं तो मैं कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाऊंगा। उधर रानी माँ अंदर सो रही थी। सैनिकों की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने बाहर एक युवक को खड़ा देखा। वो किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े साधारण थे। तभी रानी माँ मन ही मन बोलती है, इसे देखकर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों लग रहा है
कि ये मेरा कोई अपना है। कहीं सैनिक इसे मार तो नहीं देंगे। पहरेदार लाठी भाले से राजकुमार को मारने लगे। उसके शरीर से खून बहने लगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राजा के पास ले चलो, वही इंसाफ करेगा। ये कहकर वो उसे राजा के पास ले गए। रानी माँ सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकी। राजकुमार को देखकर मंत्री बोलता है, अरे ये तो कोई पागल लगता है, इसे मारते मारते महल से बाहर फेंक दो। जैसी आज्ञा महाराज, अभी बाहर फेंक देते हैं। ये कहकर सैनिकों ने राजकुमार को पीटते हुए महल से बाहर फेंकाए। जाते जाते राजकुमार ने मंत्री का चेहरा ध्यान से देख लिया। राजकुमार बेहोश होकर सारी रात बाहर पड़ा रहा। रामप्रसाद ने पास जाकर देखा, वो जिंदा था। वो उसे अपने घर ले गया और इलाज किया। इलाज करने के बाद उसने राजकुमार से प्रश्न किया, बेटा तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राजकुमार ने रामप्रसाद वैद्य को एक एक करके सारी बातें बताई। अरे तू कौन है? इस तरह राजमहल में क्यों घुस आया? तू तू कौन से राज्य का जासूस है? सच सच बता, नहीं तो अभी तेरी जान ले लेंगे। मुझे यहाँ से किसी तरह बचकर निकलना होगा, नहीं तो मैं कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाऊंगा। अरे ये तो कोई पागल लगता है, इसे मारते मारते महल से बाहर फेंक दो। जैसी आज्ञा महाराज, अभी बाहर फेंक देते हैं। ये कहकर सैनिकों ने राजकुमार को पीटते हुए महल से बाहर फेंकाए। जाते जाते राजकुमार ने मंत्री का चेहरा ध्यान से देख लिया। मैं उस राजा को छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसे हराऊंगा नहीं, माँ को छुड़ा नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ वो राजा बहुत अत्याचारी है, तुम यहीं रहो और ठीक हो जाओ। मैं एक बार बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ। रामप्रसाद और राजकुमार बूढ़ी माँ के घर की ओर निकले। कुछ ही देर में वो बूढ़ी माँ के घर पहुँच गए। तू आ गया, अच्छा हुआ। मैं बहुत परेशान थी। क्या तू रानी बेटी से मिला? नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही उनकी इज्जत वापस दिलाऊंगा। राजकुमार ने बूढ़ी माँ से एक एक करके सारी बातें बता दी। तीनों ने मिलकर फैसला किया, मैं तुझे और अच्छे गुरु के पास भेजूंगा ताकि तू और मजबूत बने। राजकुमार और रामप्रसाद गुरुदेव के पास पहुँचे। राजकुमार यही वह गुरु हैं जो अच्छे से शस्त्र चलाना सिखाएंगे। राजकुमार ने गुरुदेव के पास कई दिनों तक हथियार चलाना सीखा। अब तू पहले से बहुत अच्छे हो गए हो। भगवान करे तुम्हारा सपना पूरा हो और हमें उस जालिम राजा से बचा लेना। तभी एक दूसरे नगर का आदमी दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव, पास की राज्य की राजकुमारी को राक्षस उठा ले गया है। क्या यहाँ कोई वीर है जो उसे बचा सके? राजकुमार की ओर देखते हुए, यही उसे बचाएगा। कृपया जल्दी करें, हमारी राजकुमारी को बचाइए। सच के रास्ते पर चलना मेरा धर्म है, अन्याय से लड़ना मेरा कर्तव्य है। चलो, मैं उसे बचाऊंगा। राजकुमार ने गुरुदेव को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर वो छुपकर राजा और रानी की बातें सुनने लगा। आप रक्षक की शर्त मान लीजिए, नहीं तो वो हमारी बेटी को मार देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा के बारे में भी सोचना है। राजकुमार ने सारी बात सुन ली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम? मैं राजकुमारी को बचाने आया हूँ।
ये तुम क्या कह रहे हो? उस राक्षस के हाथों से राजकुमारी को बचा पाओगे? हाँ बिल्कुल महाराज। ये कहकर राजकुमार राक्षस के ठिकाने की ओर चल पड़ा। तीन दिन और 3 रात घोड़े पर चलकर वो गुफा तक पहुंचा। गुफा में घुसते ही अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए राजकुमारी तक पहुंचा। वो देखता है कि राजकुमारी वहाँ कैद है। तभी राजकुमारी राजकुमार को देखकर बोलती है, मुझे छोड़ दो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। रो मत राजकुमारी, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अभी यहाँ कोई नहीं है, चलो। नहीं, अगर मैं चली गई तो रक्षक फिर गुस्सा होगा और हमारे राज्य पर हमला करेगा। हमारे राज्य के बहुत से लोग मर जाएंगे। तो फिर उपाय क्या है? एक उपाय है, हमें रक्षक को मारना होगा, तभी राज्य सुरक्षित रहेगा। राजकुमार और राजकुमारी बातें कर रहे होते हैं। तभी राक्षस गुफा में घुस आया। राजकुमार जल्दी से छुप गए। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़कर मुझे क्या मिलेगा? ये कहकर राक्षस सो गया। मौका पाकर राजकुमार बाहर निकला और बक्से को ढूंढने लगा। एक कमरे में उसे बक्सा मिल गया। वो बक्सा लेकर राजकुमारी के पास आया और राक्षस के प्राण पर वार करने लगा। नहीं नहीं, मेरे प्राण को मत मारो, मैं मर जाऊंगा। चिल्लाते हुए राक्षस मर गया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर महल लौट गया। नहीं नहीं, उस रानी को कुछ भी करके तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे खोने के बाद भी इतना घमंड है। अंधेरी कोठरी में रहकर भी आग की तरह जल रही है। कुछ करना पड़ेगा उसकी कमर तोड़ने के लिए। रानी माँ, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। अब तुझे क्या सूझा है? आप अंधेरी कोठरी में काला सांप छोड़ दीजिए। आपका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं काला सांप कहाँ से लाऊं? सपेरे के पास। सपेरा? अब सपेरा कहाँ मिलेगा? ओ, रामपुर गांव में रहता है। उसके पास जाने पर काला सांप मिल जाएगा। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। काजल और किरण दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगती हैं। कुछ ही देर में रामपुर पहुंच जाती हैं। ये लो दासी, जैसा कहा था मैंने सांप को टोकरी में रख दिया है, ले जाओ। ये तुम्हारा तोहफा। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारा गर्दन जाएगा। नहीं महारानी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। याद रखना। वो लोग वापस महल लौट आए। अब इन सांपों को उस घमंडी रानी की कोठरी में छोड़ देती हूँ। देखते हैं उसका घमंड कहाँ जाता है। ये कहकर काजल ने सांप को काल कोठरी में छोड़ दिया, लेकिन किसी सांप ने रानी माँ को नहीं डसा। तभी रानी माँ कहती है, क्या हुआ काला सांप, तुम मुझे डसे बिना क्यों चले जा रहे हो? चिंता मत करो रानी, तुमने कुछ नहीं खोया है। एक दिन सब वापस पाओगी। वह दिन दूर नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो। ये कहकर सांप वहाँ से चला गया। कैसी रानी है, इसे सांप भी नहीं काटते? क्या सच में मुझे सब वापस मिलेगा? पता नहीं सांप की बात सच होगी या नहीं। मुझे उस युवक की बहुत चिंता हो रही है। ना जाने उसके साथ क्या हुआ होगा।
ये सब बात सोच रही थी, तभी इसी बीच एक दासी खाना लेकर आई और रानी माँ से बोलती है। क्या हुआ रानी माँ, आप क्यों रो रही है? आप हमसे बताइए। दासी की बात सुनकर रानी माँ कुछ देर चुप रहती है और फिर सब कुछ बता देती है। ओह, उस युवक को तो मारते मारते महल से बाहर निकाल दिया गया था। पता नहीं अब वो जिंदा है भी या नहीं। ये सुनकर रानी माँ चिल्लाकर बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शांत होइए रानी माँ, ऐसे मत रोइए। तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दिला दूंगी। ये सोने का कंगन ले जाओ। नहीं रानी माँ, इसकी जरूरत नहीं है, बस बताइए क्या करना है। क्या तुम उस युवक की खबर ला सकोगी? वो जिंदा है या मर गया, क्या तुम पता लगा दोगी? मैं पूरी कोशिश करूंगी रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर दासी वहाँ से चली जाती है। उधर राजकुमार राजकुमारी को लेकर वीरगढ़ के महल पहुँचे। राजकुमारी को देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की है और हमारे वंश की इज्जत बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी मांग लूंगा। तो ठीक है, अब तुम यहीं रहोगे। इतना कहकर राजा अपने कक्ष में चला जाता है और राजकुमार राजकुमारी के पास जाकर कहते हैं, मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी, अपने साथ ले चलो। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक महिला बेहोश पड़ी मिलती है। राजकुमार और राजकुमारी उसे महल ले आए और होश आने का इंतजार करने लगे। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कैसे आई? दासी के पूछने पर राजकुमारी ने सारी बात बता दी। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और सब कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक आप इसी राजमहल में रहेंगी। ये कहकर राजकुमार और राजकुमारी वहाँ से चले गए। उधर प्रतापगढ़ की रानी बैठी सोचती रही। इतने दिन हो गए, अब तक दासी कोई खबर नहीं लाई। पता नहीं उस युवक का क्या हुआ। एक नया दिन आया। प्रतापगढ़ के नए राजा ने फिर एक साजिश रची और सबको बुलाया। हमें अपना राज्य बढ़ाना है, इसके लिए मैं पड़ोसी राज्य पर हमला करना चाहता हूँ। आप बस आदेश दीजिए महाराज, हम अभी हमला कर देंगे। सिर्फ हमला नहीं, सुना है वहाँ की राजकुमारी बहुत सुंदर है, वो भी मुझे चाहिए। जैसा आप कहें महाराज, आप बस हुक्म कीजिए। ठीक है, सेना तैयार करो, एक एक करके सब राज्य जीतूंगा। पहले इसी से शुरुआत होगी। ये कहकर मंत्री अपने कक्ष में चला जाता है। इधर सेनापति सेना तैयार करने लगता है। उधर गुप्तचर वीरगढ़ में युद्ध की खबर लेकर पहुंचता है। महाराज, बहुत बड़ी खबर है, हमारे राज्य पर खतरा है। क्या खबर लाए हो गुप्तचर? कौन सा नया संकट आया है? महाराज के सवाल पर गुप्तचर सारी बात खोलकर बताता है और राजकुमारी के पास खबर भेजते हैं। उस समय राजकुमारी और राजकुमार बाग में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी एक सिपाही आकर कहता है, महाराज ने आपको बुलाया है, तुरंत राजमहल चलिए, बहुत बड़ा संकट है। पड़ोसी राज्य के राजा हम पर हमला करने वाले हैं, आप दोनों तुरंत राजा से मिलने चलिए। हमला? फिर से हमारे राज्य पर मुसीबत आ गई। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम सबकी रक्षा करूँगा। इतना कहकर राजकुमार और राजकुमारी सिपाही के साथ राजमहल की ओर चल पड़ते हैं।
हमारी सेना कम है, हार गए तो भारी नुकसान होगा। अब हम क्या करें? दुश्मन राज्य की सेना हमसे बहुत ज्यादा है। अगर हम हार गए तो हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तुम लोग आ गए हो, अच्छा हुआ। वो राजा बहुत बुरा है, लूटपाट करेगा और अत्याचार करेगा। इसलिए मैं औरतों और बच्चों को दूसरी जगह भेजने का इंतजाम कर रहा हूँ। अच्छा है। शायद हम जीत नहीं पाएंगे बेटी। तुम चली जाओ और राजकुमार, तुम भी मेरी बेटी के साथ जाओ। महल के पीछे से निकल जाना, किसी और राज्य में जाकर बस जाना। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। इस मुश्किल समय में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप क्या सोच रहे हैं कि आप हार जाएंगे? युद्ध से पहले मनोबल बहुत जरूरी होता है। आप हिम्मत मत हारिए। बेटी, हमारी सेना बहुत कम है, हम जीत नहीं पाएंगे। युद्ध से पहले आप हार मान रहे हैं महाराज। मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है और मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लूंगा। पिताजी, मैं भी इस समय राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भागने वाली राजकुमारी नहीं हूँ। ठीक है सेनापति, सेना को तैयार करो। जैसा आदेश महाराज। इस युद्ध में हमें जीतना ही होगा। हमारे राज्य का सोना तो दूर, एक सूखा पत्ता भी दुश्मन न ले जा पाए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। फिर एक दिन भयानक युद्ध होता है। आखिरकार प्रतापगढ़ राज्य हार जाता है। नया राजा और सेनापति खाली हाथ लौट आते हैं। वीरगढ़ राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। छी छी छी, हम यह युद्ध हार गए। इतनी कम सेना होने के बाद भी उन्होंने हमें कैसे हरा दिया? चिंता मत कीजिए महाराज, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तभी राज्य और राजकुमारी आपकी ही होंगी। उधर अंधेरी कोठरी में बैठी महारानी बहुत परेशान है। दासी अब तक क्यों नहीं आई? क्या उसे वो युवक नहीं मिला? क्या मेरा बेटा अभी तक नहीं मिला? ये सोचकर मेरा दिल टूटता जा रहा है। हे भगवान, क्या मैं कभी अपने बच्चों को देख पाऊंगी? इससे तो मेरी मौत ही बेहतर है। इधर वीरगढ़ राज्य में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हम जीत गए पिताजी, हम जीत गए। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है बेटा। बताओ क्या इनाम चाहिए? महाराज, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। सेनापति, शादी की तैयारी करो। राजा की बात सुनकर राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हो जाते हैं। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन उधर जंगल में बूढ़ी माँ और गुरुदेव बहुत परेशान हैं। बहुत दिन हो गए राजकुमार वीरगढ़ गए थे, अब तक नहीं लौटा। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार जानता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। वह कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेगा। हमें उसकी खोज करनी होगी। इसके लिए तोता पक्षी का जरूरत पड़ेगा। गुरुदेव तोता पक्षी को बुलाते हैं। बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? तुम वीरगढ़ जाकर राजकुमार की खबर लो आओ। देखो उसे कोई खतरा तो नहीं हुआ। जरूर गुरुदेव, मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ। ये कहकर तोता पक्षी उड़कर वीरगढ़ पहुँचती है। वहाँ बहुत बड़ा आयोजन चल रहा होता है। वो एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाता है। तभी दो दासी आपस में बात कर रही होती है। तोता पक्षी उनकी सारी बात सुन लेता है। हमारी राजकुमारी की किस्मत कितनी अच्छी है, कितना सुंदर और ताकतवर राजकुमार मिला है। हाँ, और हमारी राजकुमारी भी किसी से कम नहीं। तोता पक्षी छिपकर सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि राजकुमार वीरगढ़ राज्य की राजकुमारी से विवाह करने वाले हैं। ये सब सुनकर तोता पक्षी जंगल की ओर उड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बूढ़ी माँ और गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, गुरुदेव,
हमारे राजकुमार वीरगढ़ राज्य की राजकुमारी से विवाह करने जा रहे हैं। क्या? राजकुमार की शादी कब है? कल परसों ही राजकुमार की शादी है। बूढ़ी माँ, हमें अभी तुरंत वीरगढ़ राज्य जाना होगा। राजकुमार अपने मार्ग से भटक रहे हैं, उन्हें सावधान करना होगा। इतना कहकर बूढ़ी माँ, गुरुदेव और तोता पक्षी वीरगढ़ राज्य की ओर रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजकुमार राजकुमारी से विवाह कर पाएंगे या फिर विवाह मंडप छोड़कर अपनी माँ को बचाने चले जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।